आइए आज हम देखेंगे जिसमें सामाजिक ज्ञान का इतिहास अध्याय 10 जिसमें उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध इसके बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किसी तरीके से शीत युद्ध एवं उपनिवेश का खात्मा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशों का जब शासन अगस्त 1947 को समाप्त हुआ तब ये दोनों देश क्या हुए थे, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 1975 के जब बीच 30 वर्षों में अफ्रीका और एशिया का अधिकांश जो देश हैं स्वतंत्र हो गए और साथ ही साथ 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। जो 1947 में भारत और पाकिस्तान, 1948 में बर्मा और श्रीलंका आदि देश स्वतंत्र हुए और 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति द्वारा स्वतंत्रता गणराज्य स्थापित हुआ था। लेकिन उसी समय कोरिया, फिलीपाइंस आदि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। तो जैसा कि आप मान सकते हैं कि 1950 के अंतर्गत दशक अफ्रीका के देश भी स्वतंत्र होने लगे और साथ ही साथ 1960 से 1970 के दशक में वियतनाम, कंपुचिया और देश जैसे देश भी क्या हुए थे, लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए। तो इस प्रकार दुनिया में लगभग 1980 में और 1940 के अंतर्गत अगर तुलना किया जाए तो यह बहुत परिवर्तन एवं बदलाव दिखाई दिया, जिसमें उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकार के बनने से हम विउपनिवेशीकरण कह सकते हैं। जैसा कि उपनिवेश जब राजनीतिक सत्ता ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के हाथों में थी तभी उपनिवेशों का जो आर्थिक शोषण होता था, साथ ही साथ उनमें सस्ते कच्चे माल की प्राप्त करके यूरोप के कारखाने और नई वस्तुएं बनाकर बेचा जाता था, जिससे उपनिवेश से बड़े पैमाने पर जो लगान वसूल किया जाता था। और तीसरा मान सकते हैं जैसे उपनिवेश में जब लोगों का यह कहना था कि वे असभ्य और यूरोप के देश उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए और उनकी भलाई इसी में थी कि वो यूरोप की संस्कृति व विचार को अपनाएं। और साथ ही साथ उपनिवेशों का खात्मा तभी हो सकता था जब उन्हें राजनीतिक, आर्थिक आज़ादी और वैचारिक व सांस्कृतिक आत्मसम्मान मिल पाता। जैसा कि हमने पिछले भी अध्याय में इसके बारे में चर्चा भी किए थे और समझे भी थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और जापान प्रमुख साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा गया। और हमने यह भी देखा था कि जो 18वीं सदी के अंत में तक 19वीं सदी की शुरुआत में जब उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन साम्राज्यवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। आगे देखते हैं जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी थी। जैसा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अंत तक या अंत के आते आते जैसे पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश बहुत कमज़ोर तो हो गए, लेकिन उसमें शामिल जैसे जापान, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, 3 देशों जब युद्ध हुआ तब इनके प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति एवं सहायता पर निर्भर थे। साथ ही साथ युद्ध के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो जब बड़े शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे तो दोनों ने उपनिवेशवाद का विरोध भी करने लगे और वह चाहते थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिले, जिसमें वे ब्रिटेन और साम्राज्यवादी क्या थे, देशों को दबाव डालने लगे कि वे उपनिवेश को स्वतंत्रता दे दें। आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ जिसमें युद्ध से पहले जब भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन से कर्ज लेते थे, लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन उपनिवेश भारत सरकार की बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज ले रखा था, जिससे भारत से उससे संसाधन मिलने की जगह ब्रिटेन के कर्ज चुकाना पड़ रहा था। इस दौर पर उपनिवेश बनाए रखने या रखना ब्रिटेन का बहुत बड़ी मांग रहा। इसका अर्थ यह है जैसे ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्र भी क्या कर सकते थे, युद्ध के आधार पर लड़ा जा सकता था, लेकिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए वे जर्मनी से लड़ रहे थे और वे जीतने के बाद भी अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने
से कैसे इनकार कर सकते थे। तो इसमें यह है कि युद्ध के दौरान अधिकांश उपनिवेशों ने स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र से हो गए। युद्ध लंबे समय तक चलता गया, जिसके अंतर्गत जैसे अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था और वे चाहते थे कि सभी उपनिवेश जल्द ही जल्द क्या हो, स्वतंत्र हो जाएं और सोवियत संघ समर्पित दल की सत्ता में आ जाए। साथ ही उनका यह कहना था कि प्रतिरोध कर पाए, जिससे दूसरी ओर अमेरिका में सामरिक चिक जरूरत थी, जिससे वह सोवियत रूस के घेरे में आए। लेकिन दुनिया के सैनिक जो अंडे बनाए हुए थे, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में कम आए और यह यूरोपीय देशों के अंतर्गत पुराने उपनिवेश भी संभव हो। तो इस तरीके से अमेरिका एक और उपनिवेश की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध, तो दूसरी ओर वह उपनिवेश का फायदा उठाना चाहता था। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनी कि पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने पर मजबूर हुए और उसी समय दो महाशक्तिशाली आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण नए स्वतंत्र देश किसी न किसी रूप में उनके प्रभाव में आ गए। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन। जब 1945 से 1975 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो उसका मुख्य श्रेय उन देशों के उपनिवेशवाद के विरुद्ध रहे जिसमें जन आंदोलन को जाता है। जैसा कि पूरे जब उपनिवेश काल में लगभग हर उपनिवेश में कहीं न कहीं प्रभावित समूहों द्वारा विद्रोह होता रहा। उदाहरण के लिए जैसे है कि भारत में जगह जगह जनजातीय व किसानों का विद्रोह 1750 से लेकर 1950 तक चल रहा था, जिसमें जैसे कि 1856 में संथाल विद्रोह, 1857 में विद्रोह और 1910 में बस्तर का भूमकाल विद्रोह, इस तरीके से तेलंगाना किसान विद्रोह आदि, इस तरीके से आप देख सकते थे कि किस तरीके से यह विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोहों दो कारणों से हुआ था। पहला कि जो उपनिवेशी राजनीतिक सत्ता क्या होती चुनौती थी, और दूसरा आप मान सकते हैं जो वैचारिक उपनिवेशवाद, जिसके माध्यम से क्या होता था, शासकों के उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होने चाहते थे। और साथ ही साथ वे विद्रोह में काफ़ी प्रभावशाली थे, परंतु वे इन्हें इतनी शक्तिशाली नहीं थे कि वे उपनिवेशी सत्ता को हरा पाएं। और साथ ही साथ इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे। ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांगों को लेकर जरूर थे, मगर उनका सम्मिलित असर औपनिवेशिक शासन पर पड़ा। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता में आंदोलन की भी तीव्रता रही। साथ ही साथ यह विद्रोह इस कारण किए कि उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारत में जब 1885 से इन दिशा पर विचार प्रारंभ हो चुका था, तब 1905 के बाद काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा। तो इस आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जब 1942 में चरम पर पहुंचा, तब सबको यह स्पष्ट हो चला कि देर सवेरे ही भारत आज़ादी मिलना तय है। और साथ ही साथ चीन में भी राष्ट्रवादी क्रांति 1911 से शुरू हुई, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण से सफल होने के कारण वह 1949 में साम्यवादी क्रांति का इंतजार करना पड़ा, जिससे ज़्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसा कि आमतौर से देख सकते थे, राष्ट्रवादी नेता जो हैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे, जो लोकतंत्र, उदारवाद और साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे। लेकिन उन देशों में अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे, जो प्रायः पुरुष प्रधान, सामंती, धार्मिकता और कबीलाई सोच पर आधारित थे। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी की चुनौती यह थी जिसके अंतर्गत वे प्रायः धनी, सामंत, सामाजिक तबकों के लोग ही क्या हों, समाज और गरीब और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम था। इस कारण वे उनके राष्ट्रवादी आंदोलन और गरीबों की भागीदारी और उनकी सुनवाई निश्चित करना भी आसान नहीं था। तो राष्ट्रवादी की समक्ष अगर तीसरी चुनौती देखा जाए तो इसमें अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित नहीं हुई और न ही वहाँ व्यापक जन भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन बने, जिससे भारत इस मामले में अपवाद ही रहा, क्योंकि वह 1880 में
भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था, जिससे अंग्रेज सरकार ने भारत के मतदान तथा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा नगरपालिका के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी और इसके अंतर्गत 1919 से और 1935 में व्यापक चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था। और इसके अलावा भारत में प्राथमिकता शिक्षा अन्य देशों की तुलना अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। आइए आगे देखते हैं, जिसमें उपनिवेशीकरण के पीछे कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस तरीके से उपनिवेशीकरण किया गया था। जिसमें पहला पॉइंट आता है भारत। 1935 के बाद भारत में जब अंग्रेज शासन के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहे थे, तभी हर तरफ क्या हो गया था, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी, युवा आदि उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे। और इस बीच ही गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन की नेतृत्व कर रही थी। तो जैसे जैसे यह साफ होते गए कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो विभिन्न सामाजिक वर्ग भी क्या हो गए, आपसी तनाव से उभरने लगे। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दलित नेता यह चिंता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या क्या स्थान रहेगा या होगा। तो इस तरीके से मुसलमान भी चिंता करने लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु जैसे राज्य नेता भी सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी यह कहती थी कि जैसे पूरे भारत में लोगों के प्रतिनिधित्व करती है, तो निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इस आशंकाओं पर लाभ उठाया और वे जताने भी लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति लोगों को आगे लाकर क्या करना चाहते थे, इसमें मतभेद लाना चाहते थे। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली ने और जिन्ना के मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तानी की मांग की। और इसी समय उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जन आंदोलन तीव्र होते गए। तो कई राज्यों में किसानों का विद्रोह भी रहा, जिससे शहरों के मजदूर संगठित होकर हड़ताल आदि आंदोलन भी किए। साथ ही साथ सेना और नौसेना भी क्या हुई, इस विद्रोह में शामिल हो गए हैं। इस तरीके से 1946 में जब अरब सागर में तैनात नौसेना ने जवाब के अंतर्गत जवान विद्रोह कर रहे थे, तो उन्हें भारी जन समर्थन भी मिला था। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसद का चुनाव हुआ, यह एक कहानी लगभग अपने राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हमने आगे अध्ययन भी किए थे कि किस तरीके से जन आंदोलन के सहयोग से यह निर्माण किया गया। आगे आइए देखते हैं, जिसमें इंडोनेशिया। जब द्वीपों का देश इंडोनेशिया भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित है, तब हमने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया था कि देश हॉलैंड जो नीदरलैंड के उपनिवेश बना। और यहाँ हम इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसे स्वतंत्रता हासिल की। तो जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सहयोगी जापान का कब्जा हो गया था। तभी जापान के इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की, मगर वास्तव में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। और साथ ही साथ जापान की सेना बर्बरता एवं इंडोनेशिया के जंगलों को काटकर खनिज संपदा कब्जा करने और साथ ही साथ व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम किया, लेकिन प्रारंभ कर दिया था। इस तरीके से स्थानीय लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाने लगा, लेकिन उन्होंने कुछ हॉलैंड विरोधी इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी को खुलकर राजनीतिक काम करने दिया। इनमें सुकर्णों की भी सम्मिलित थी। उन्हें डच सरकार ने 10 साल से जेल में बंद रखा था, क्योंकि जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह स्थानीय भाषा का उपयोग को प्रोत्साहित दिया, जिससे कई राष्ट्रवादी क्या हो गए, जापान का विद्रोह किया और कहा गया कि जापान हॉलैंड से बुरा व्यवहार कर रहा है। कुल मिलाकर 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई थी।
जैसे ही जापान का हराना तय हुआ तो 17 अगस्त 1945 में सुकर्णो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसी बीच ब्रिटेन की सेना ने भी इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो पुराने जो डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास भी किया, जिससे इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन पर कड़ा विरोध किया और जगह जगह घोर युद्ध भी हुए। इससे ब्रिटेन सेना अधिकतर सैनिक भारतीय ही थे, जिससे वे भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के लिए क्या थे, पक्ष में थे। लेकिन ब्रिटेन हॉलैंड की सत्ता सौंप कर हटना चाहता था, क्योंकि हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उनका शासन बना रहे और सेना के बल उससे इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। और 23 दिसंबर को 1949 में औपचारिक रूप से सत्ता जो है हस्तांतरण के रूप में यह इंडोनेशिया और हॉलैंड के अंतर्गत उपनिवेशीकरण शासन समाप्त हुआ। जैसा कि आगे इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था, तो पहला आम चुनाव लगभग 1955 में हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों के लोग समर्थन में शामिल थे और इस दल में मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए। लेकिन तो इस दौर पे इंडोनेशिया की साम्यवादी दल का तेजी से फैलाव हुआ, जिसे सुकर्णो सरकार ने अपना समर्थन दिया था। वियतनाम, जिसके अंतर्गत जैसा कि वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में एक है और वियतनाम के लोगों को मुख्यतः गरीब किसान थे, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों में अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की। जैसा कि वियतनाम और उनके पड़ोसी देश आसोन और कंबोडिया तीनों फ्रांस उपनिवेश थे, लेकिन फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्य कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा, जिससे किसानों का दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाएं और 1929 में महामंदी के कारण अनाज की कीमत कम होती गई, जिससे किसान अपनी ज़मीन साहूकार जमींदारों को बेचने लगे और अपनी ज़मीन पर बंटाईदार बनते गए, जिससे उपनिवेशी शासक वहाँ के शिक्षित मध्यम वर्ग में पनपने नहीं देना चाहते थे और वहाँ किसी प्रकार का विश्वविद्यालय खुलने नहीं दिया, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था। फिर भी अपने प्रयास में कई लोग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में पढ़कर स्वदेश लौट रहे थे। और इसी के अंतर्गत जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में वियतनाम पर कब्जा किया, लेकिन इस बीच में वियतनाम राष्ट्रीयवादी सोवियत संघ की मदद से वियत मिन्ह आंदोलन का प्रारंभ किया और उन्होंने 1943 में जापान को हराते देखकर अपनी सेना बनाकर उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया, जिससे उन्होंने नेता साम्यवादी विचार के ही थे, जिसने चिन मिन सेनापति थे, जो न्यूनेन जियप 1945 में चिमिन ने स्वतंत्रता वियतनामी गणतंत्र की घोषणा की। लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था और इसी बीच उन्होंने यह प्रयास भी किया कि वियतनाम उनकी इच्छानुसार चलने वाले शासक हों और उन्होंने ही चिन मिन्ह को खदेड़कर पहाड़ों के जंगलों से जाने पर विवश किया। लेकिन मई 1954 में वियतनामी सेनापति ने जियप ने बहुत ही चतुर रणनीति अपनाकर विशाल फ्रांसीसी सेना को हराकर आत्मसमर्पण करने के लिए वह मजबूर भी कर दिया। वियतनाम के संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, मगर वहाँ पर केवल साम्यवादी दल और उनके सहयोगी की मान्यता है कि अर्थात वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, जिससे राज्य के हर अंग के साम्यवादी दल का वर्चस्व है और नागरिकों का अधिकार भी सीमित है, अर्थात वियतनाम एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया। अगला आता है जिसमें अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस उपनिवेश थे। जैसा कि 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में तो था, वहीं अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था और साथ ही साथ फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना
नहीं चाहता था और वे अपने उपनिवेशों को बनाए रखना चाहते थे। फिर भी स्वतंत्रता के बाद अपने हितों के अधिकतम रक्षा करना चाहते थे, क्योंकि वे अफ्रीका के उपनिवेश का जगह सीधा नियंत्रण केवल तटीय इलाकों के बंदरगाह पर था। अंदरूनी भागों पर स्थानीय कबीलाई मुखियाओं पर नियंत्रण था। तो इस मुखियाओं की नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था और भारत की तरह वहाँ विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनी, जिसमें उपनिवेशी सरकार की अफ्रीका में आधुनिक भारत की तरह वहाँ विस्तृत प्रशासन व्यवस्था नहीं बनी। तो इसके अंतर्गत उपनिवेशी सरकार की अफ्रीका की आधुनिक जो है शिक्षा के प्रसार के प्रति कई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम प्राथमिकता उच्च शिक्षा संस्था स्थापित को की। इस कारण अफ्रीका के आधुनिक नौकरशाही और शिक्षित मध्यम वर्ग विकास नहीं हो पाए। और उनको याद भी होगा कि इस वर्ग में भारत में समाज सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रपात किया। लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल संगठित मजदूर वर्ग का किसान विकास भी हुआ था, जो यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान, बंदरगाहों में कार्यरत थे। 1945 के बाद जब मजदूर वर्ग अपने अधिकारों और अफ्रीकी व गोरे मजदूरों के बीच समानता की मांग को लेकर संघर्ष करने लगे, तब यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था, जो प्रारंभ में किसी देश विशेष का आंदोलन न होकर संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का स्वरूप ले रहा। इसके चलते ही पूरे अफ्रीका महाद्वीप है वह लोगों की एकता और आपसी भाईचारे, साम्राज्यवाद विरोध की भावना भी उत्पन्न हुई।